जय जिनेंद्र दोस्तों। पवन और प्रहसित के घोड़े हवा से बातें करते हुए रत्नपुर की दिशा में बढ़ने लगे, पर अश्वों की गति से भी अधिक तेज गति थी पवन के मस्तिष्क की। स्वयं और अंजना के संबंधों का 12 वर्षों का पूरा इतिहास उसकी आंखों के सामने से होकर गुजर गया। विवाह के पहले दिन से ही अंजना को मैंने महल में एक अघोषित परित्यक्ता का जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया, पर उसने कभी शिकायत शिकवा नहीं किया। मेरे प्रति किसी से अवज्ञा का एक शब्द कहना तो बहुत दूर, सुनना भी पसंद नहीं किया। सदैव एक रूठे देव की तरह मेरी मनौतियां की। यदा कदा किसी कार्यवश जब मैं उसके महल के पास से होकर गुजरता तो ऊपर अपने महल के झरोखे से वह मेरा दर्शन कर तृप्त हो जाती, पर उसकी यह तृप्ति भी मुझे सहन नहीं हुई। एक दिन झरोखे पर मेरी दृष्टि चली गई। उसको वहां देखते ही मेरा क्रोध एकदम भड़क उठा। मैंने तत्काल अपने निजी सचिव को आदेश देते हुए कहा, आज सूर्यास्त से पहले पहले इस झरोखे को बंद करवा दो। मैं इस पापिनी का मुंह देखना नहीं चाहता। न जाने इस झरोखे से कब इसका मुंह दिख जाए। और इस आदेश की क्रियान्वती हो गई। बेचारी अंजना बिलखती छटपटाती रह गई। और उस दिन कोई बड़ा त्योहार था। अंजना के पीहर से बहुत सारी मिठाइयां, कीमती वस्त्र, आभूषण आदि आदि आए थे। अंजना ने सारी सामग्री बसंता के हाथों मेरे पास भेजी थी। मुझे अंजना द्वारा भेजने का ख्याल नहीं था। मैंने उसे सहज भाव से देखना शुरू किया, पर जैसे ही मुझे यह ज्ञात हुआ कि यह सारा सामान अंजना ने भेजा है, मेरे आवेश का पारा एकदम बढ़ गया। उसी भावधारा में मैंने अपने अनुचरों को आदेश दिया, लुटा दो इस सारी सामग्री को भिखमंगों और गरीबों को। इस सामग्री का एक कण भी मेरे महल में नहीं रहना चाहिए। आदेश की देरी थी। सारी विशिष्ट और बहुमूल्य सामग्री उसी समय भिखमंगों और गरीबों में लुटा दी गई। बेचारी बसंता देखती ही रह गई। रुआसी सूरत लेकर वह अंजना के पास पहुंची। बसंता को सुन जाने अनजाने अंजना पर क्या गुजरी होगी। फिर भी अंजना ने अपना क्रम नहीं बदला। मेरी संभावित प्रतिक्रिया और उसका परिणाम जानते हुए भी पीहर से आने वाली सारी सामग्री हर बार जैसे तैसे मेरे पास पहुंचाती रही। मैंने भी अपना व्यवहार नहीं बदला। हर बार आने वाली सामग्री को मैंने भिखमंगों और गरीबों में लुटवा दिया। सामग्री को क्या लुटवा दिया, उसके बहाने हर बार अंजना की कोमल भावनाओं को लुटवा दिया। उसको अपमानित और तिरस्कृत किया, और भी न जाने किस किस बहाने उसे अपमानित और तिरस्कृत करता रहा। कोई छोटी मोटी कहानी नहीं, पूरा का पूरा एक उपन्यास है इससे संबंधित। और आज जब मैं युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहा था, तब तो मैंने हद ही कर दी। माता पिता का आशीर्वाद ले मैं महल से निकला। मार्ग में दोनों तरफ हजारों नर नारी खड़े थे। सबकी मंगल भावनाएं स्वीकार करता हुआ मैं आगे बढ़ रहा था। मेरा रास्ता अंजना के महल के पास से होकर ही गुजरता था। अंजना को मेरे युद्धार्थ प्रस्थान की सूचना मिल ही चुकी थी। उसने गंधोदक से स्नान किया। अंजन, कुमकुम, महावर, पुष्पहार, तिलक आदि 16 श्रृंगार सजे और आरती का थाल ले महल के मुख्य द्वार पर आकर खड़ी हो गई। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझती थी कि उसकी मंगल भावनाओं को न केवल अस्वीकार कर दिया जाएगा, बल्कि उसे सैकड़ों हजारों लोगों के बीच अपमानित और तिरस्कृत भी होना पड़ेगा। अपशब्द और गालियां सुननी पड़ेगी, पर इस बहाने वह अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहती थी। न जाने कैसे संस्कार पाए हैं उसने अपने माता पिता से। मार्ग से गुजरता हुआ जैसे ही मैं उसके महल के मुख्य द्वार के निकट पहुंचा, वह पूजा का थाल लिए एकदम सामने आ मेरी अत्यंत भावपूर्ण आरती उतारने लगी। मेरी नजर उस पर गिरी और मैंने एकदम दंश दिया। पापिनी, किसने आमंत्रित किया था तुम्हें? हट जाओ मेरी नजरों के सामने से। क्यों चली आई यात्रा के इस मंगल क्षणों में अपशगुन देने के लिए? अपमान की इस कड़वी घूंट को पीकर भी उसका मुख विकृत नहीं हुआ। शिष्ट मुस्कान बिखेरते हुए बोली,
नाथ, आपके प्रस्थान के समय मुझे आमंत्रण की अपेक्षा ही क्या थी? कोयल को कौन आमंत्रण देने जाता है बसंत के आगमन पर? पपीहे को कौन आमंत्रण देने जाता है मेघों के गर्जन के समय? क्या इतनी विवेक विकल हूं मैं जो अवसर को न पहचानूं? इस अवसर पर यह तो मेरा सहज कर्तव्य है। मंगल भाव से भरकर बोली, आप श्री की जय विजय हो, आप सफल काम हो, शीघ्र रत्नपुर लौटें। आप शतायु हो, चिरायु हो। और मुझे महसूस हुआ कि मात्र उसका मुंह ही नहीं अपितु शरीर का रोआ रोआ और मन का प्रदेश प्रदेश यह मंगल उच्चार रहा है। पवन, हम रत्नपुर नगर की सीमा में प्रवेश कर गए हैं। सुहृद प्रहसित के शब्द कान में पड़े और पवन जय पुनः वर्तमान में लौट आया। चांद की धवल चांदनी में स्नात होते हुए राजमहल उसे दृष्टिगोचर होने लगे और अगले कुछ क्षणों में वे दोनों अंजना के महल के द्वार पर थे। अंजना के महल के द्वार पर पहुंचकर पवन एक बार फिर अपराध बोध के भाव से भर गया। मन सशंकित हो उठा और उसके आगे बढ़ते चरण सहसा ठिठक गए। प्रहसित ने उसकी मनस्थिति को समझा और उसने एक मनोचिकित्सक की भूमिका अदा की। निषेधात्मक भावों की गिरफ्त से मुक्त होकर उसके मन को पुनः पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव इमोशंस में लगाने का प्रयास करता हुआ बोला, पवन, तुमने अंजना की धातु को पहचाना नहीं है, नहीं तो उसके लिए अपने मन को इतना ओछा नहीं बनाते, उसके बारे में अन्यथा चिंतन नहीं करते। खैर, तुमने चाहे अंजना के साथ कैसा भी व्यवहार क्यों न किया, पर वह तुम्हारे बारे में हमेशा अच्छा ही चिंतन रखती है, हल्का चिंतन कभी नहीं कर सकती। पवन की आंखों में झांकते हुए उसने बात चालू रखी। इस पूरे प्रकरण में वह तुम्हारा कोई दोष नहीं देखती, तुम्हें अपराधी नहीं मानती, अपने ही योग संयोग की बात मान सब कुछ सहर्ष स्वीकार करती है। तुम्हारे व्यवहार के प्रति कोई प्रतिक्रियात्मक भाव उसके मन में है ही नहीं। अन्यथा क्या यह संभव था कि आज राजपथ पर हजारों हजारों लोगों के बीच वह स्वयं को अपमानित और तिरस्कृत करवाती? तिस पर भी वह तुम्हारे सफल काम होने की कामना करती रही और यह भी ठीक है। वस्तुतः नियति का कोई ऐसा चक्र ही चला था कि जिसके कारण तुम्हारे द्वारा अंजना के प्रति ऐसा व्यवहार हुआ। अन्यथा तुम जैसे शालीन और विवेक संपन्न व्यक्ति से सपने में भी ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती। फिर सुबह का भटका यदि शाम को घर लौट आता है तो वह भटका नहीं कहलाता। तुम्हारे आगमन की इस अपूर्व उपलब्धि को देख अंजना इतनी हर्षान्वित होगी कि उसका पिछला सारा दुख, सारी संवेदनाएं कपूर की तरह उड़ जाएंगी। सूर्योदय के स्वागत में लोग लंबी काली रात को भूल जाते हैं ना। प्रहस्ती की चिकित्सा ने सचमुच काम किया और पवन पुनः सामान्य बनने लगा। अपराध बोध का भाव हल्काने लगा और मिलन की उत्कंठा जागने लगी। प्रहसित सूक्ष्मता से पवन के चेहरे को पढ़ रहा था। उसे लगा गाड़ी पुनः पटरी पर चढ़ गई है, केवल एक धक्का और लगाने की जरूरत है, फिर चल पड़ेगी। बस, उसने कहा, पवन, दरवाजा खुलवाने में तुम्हें कठिनाई महसूस होती हो तो मैं खुलवा देता हूं। अंजना मेरा कहना नहीं टालेगी। पवन जरा झेप कर मुस्कुरा पड़ा। प्रहस्ती ने आगे बढ़कर द्वार खटखटाया। अंजना आज सामायिक स्वाध्याय आदि से निवृत्त होकर बसंता से बातचीत करने लग गई थी। बसंता कभी दासी के रूप में भले ही उसके पास आई हो, पर कुछ ही दिनों में वह उसकी अत्यंत प्रिय सहेली बन गई थी। उन दोनों को पारस्परिक आत्मीयता को देख माता पिता ने विवाह के समय उसे भी अंजना के साथ ही रत्नपुर भेज दिया था। बचपन से लेकर अब तक जीवन के किस मोड़ पर यह अंजना के साथ नहीं थी, और रत्नपुर आने के पश्चात तो जबकि अंजना को एक विकट स्थिति से होकर गुजरना पड़ रहा था, वही एक ऐसा दिल था जो उसके दुख में सहभागी था, जिससे अंजना अपने दिल की बात कर सकती थी। आज बातचीत का सिलसिला कुछ लंबा ही चल गया था, इस कारण अंजना देरी से सोई थी, पर सोने के बाद भी काफी देर तक उसके मस्तिष्क में विचारों का प्रवाह चलता रहा।
अतः नींद नहीं आई। अभी थोड़ी देर पहले ही उसकी आंखों में नींद उतरनी शुरू हुई थी और वह अर्ध निद्रावस्था में पहुंची ही थी कि उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। वह चमकी। कौन अर्धरात्रि में द्वार खटखटा रहा है? यह युवराज श्री पवनंजय का महल है। उसके अतिरिक्त किसी भी पुरुष को यहाँ आने की अनुमति नहीं है। यदि तुम में जरा भी सद्बुद्धि है, जीवन के प्रति तनिक भी मोह है, तो अविलंब यहाँ से चले जाओ, अन्यथा बेमौत मारे जाओगे। मैं अभी सुरक्षा प्रहरियों को सूचित करवाती हूँ। सुनकर पवन मन ही मन कह उठा, कैसी शीलवती है यह नारी, काश मैं इसे पहले पहचान जाता। प्रहसित ने पुनः द्वार खटखटाते हुए कहा, स्वामिनी, आप जिन युवराज श्री की बात कर रही हैं, वे ही आपसे मिलने की प्रतीक्षा में द्वार पर खड़े हैं। मैं उनका साथी प्रहसित बोल रहा हूँ। आप संदेह मुक्त होकर दरवाजा खोल दें। प्रहसित नाम सुनते ही अंजना फिर चौंकी। फिर उसके स्वर से भी वह परिचित थे। वह भी कुछ कुछ पहचाना पहचाना सा लगा, पर दूसरे ही क्षण मन में विकल्प उठा, नहीं नहीं, यह कोई षड्यंत्र भी हो सकता है। मेरे सतीत्व के साथ खिलवाड़ करने का दुष्प्रयत्न है। युवराज श्री तो 12 वर्षों में भी कभी मेरे पास नहीं आए, फिर आज युद्ध के मैदान से लौटकर कैसे आएंगे? बस प्रकट में बोली, तुम कोई धूर्त और दुराचारी प्रतीत होते हो। मेरे शील के साथ खेलना चाहते हो, पर मैं इतनी मूर्ख नहीं हूं। तुम्हारी सारी कुचाल और कलुषित भावना अच्छी तरह से समझ रही हूं, इसलिए तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी। युवराज श्री के यहाँ आने की कोई संभावना नहीं है। वे आज ही तो युद्ध के लिए यहाँ से प्रस्थित हुए हैं। तुम जल्दी भाग जाओ। सुरक्षा प्रहरी अब आने। स्वामिनी दिल जमी करवाने के अंदाज में प्रहसित बोला, आपका संदेह अस्वाभाविक नहीं है। युवराज श्री के यहाँ आने की कोई संभावना नहीं थी, पर कभी कभी असंभव भी संभव हो जाता है। आप विश्वास करें, युवराज श्री पधारे हैं, मैं उनके साथ हूँ। आप जल्दी करें, समय बहुत थोड़ा है, हमें शीघ्र यहाँ से लौटना पड़ेगा। प्रहसित का स्वर अंजना को क्रमशः और स्पष्ट होने लगा, थोड़ी थोड़ी आश्वस्त होने लगी। फिर भी वह दरवाजा खोल सके वैसी असंदिग्धता और निश्चिंतता की स्थिति नहीं बनी थी। तब तक बसंता भी जग चुकी थी।